ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। अच्छा, एक सिर्फ़ आप लोगों को थोड़ी-सी चीज़ बताने के लिए कि प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन हम पढ़ रहे हैं और क्या पूरी ये सूरत-ए-हाल क्या है और ये क्या होने जा रहा है। जस्ट एक चीज़ समझ लें कि जो प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन आप पढ़ रहे हो, पहली चीज़ कि वो प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन नहीं है जो आप यूनिवर्सिटीज़ में करके आए हो। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन करनी आती है। वो आप टेम्पलेट पकड़ते थे, उसमें टेक्स्ट डालते थे और प्रेज़ेंट कर देते थे, ठीक है? तो ये वो चीज़ नहीं है, इट्स टोटली डिफरेंट। और ये एक कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस हैं, बिजनेस रेलिवेंट प्रेजेंटेशंस हैं। मैं वो कैटेगरीज भी पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं उसमें। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जिस बंदे से आप प्रेजेंटेशन डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, समझ लें कि फाइवर के ऊपर सबसे ज़्यादा जिसके रिव्यूज़ हैं गिग पे, वो मेरा ही गिग है। सो यू गाइस आर लकी कि आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ जिसने प्रेजेंटेशन डिज़ाइन समझ लें कि फाइवर के ऊपर स्टार्ट किया था। और मेरे से पहले जब मैंने प्रेजेंटेशन डिज़ाइन का गिग बनाया था, उस टाइम ऑलमोस्ट 41 गिग्स है सिर्फ, ठीक है? अब यहाँ पे 40,000 गिग्स हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी ट्रेंड आता है इस फील्ड के अंदर, वो मैं ही सेट कर रहा होता हूँ। मेरे 2 गिग्स हैं फाइवर प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के, और दोनों टॉप पे आते हैं। तो ऐसा जो टोटल बताने वाली चीज़ ये है कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और मैंने बहुत डिटेल में इसमें काम किया और बहुत ज़्यादा क्लाइंट के साथ काम किया है। अब ये है कि अब मैंने इसके आगे डिज़ाइनर्स रख लिए हैं जो मेरा काम करते हैं। मैं खुद जो हूँ, मैं बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ ब्रांडिंग वगैरह के, लेकिन ये है कि स्टिल काफ़ी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बड़ी प्रेजेंटेशंस होती हैं कि जिन पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का काम हो रहा होता है या उस पर इन्वेस्टमेंट आनी होती है इतनी, तो वो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद बनाऊँ। लेकिन जो नॉर्मल छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो यही है कि रेगुलर जो हैं वो मैं अपने डिज़ाइनर से करवा रहा होता हूँ। तो क्लाइंट की ब्रीफ किस तरह समझनी है, क्लाइंट किस तरह के आते हैं इसमें, फ्यूचर क्या है इसका, वो हर चीज़ जो है वो मैं आपको कोशिश करूँगा वो सारी चीज़ें बताऊँ जितनी मुझे आती हैं। तो इसको फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें अगर आपके एक क्लाइंट को आपका काम पसंद आ गया है, तो समझ लें कि आगे वो आपको काम देता रहेगा, क्योंकि एक बंदा अगर $50 $60 एक प्रेजेंटेशन पे लगा रहा है, तो वो कोई छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है? अगर वो इतने पैसे अपनी प्रेजेंटेशन पे लगा रहा है, तो आगे फ्यूचर में दोबारा प्रेजेंटेशन कहीं देगा। और अगर आपकी प्रेजेंटेशन उसको अच्छी लगी, तो उसको समझ आ गई बात कि ऐसी प्रेजेंटेशन मैं खुद नहीं बना सकता। तो इस बंदे की जो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की स्किल है, मुझे ये चाहिए, तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा और आपके रिप्लाई का उनके वेट करेगा कि यार ये बंदा प्रेजेंटेशन अच्छी बनाता है, मैंने अगली प्रेजेंटेशन भी इसी से बनवानी है, ठीक है? क्योंकि वो जाके जब प्रेजेंट करके आया, तो वो सबकी एक्सपेक्टेशन सेट कर आया कि ये बंदा बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन लेके आता है और अगली प्रेजेंटेशन भी वैसी होगी। फॉर एग्जांपल कि वो एक प्रेजेंटेशन आपसे डिज़ाइन करवाता है, अगली वो खुद डिज़ाइन करता है, तो दोनों में फ़र्क आएगा और लोग उसी तरह से फिर उसको रिप्लाई भी करेंगे उसकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन के दौरान कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, जो भी ओवरऑल चीज़ आती है। तो इसलिए एक दफ़ा अगर उसको आपकी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की स्किल अच्छी लग गई है, तो समझ आएंगे फिर वो आगे फ्यूचर में आपके साथ काम करेगा। तो मेरे बहुत सारे इस तरह क्लाइंट्स हैं जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप लोग भी अगर प्रेजेंटेशन डिज़ाइन का काम करते हैं, तो इसके अंदर अपने रिपीटिव क्लाइंट्स बनाएं। मैं हमेशा आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग रिपीटिव क्लाइंट की तरफ जाओ, बजाय आपको इस बात की टेंशन हो कि मैं बिडिंग करूँ, नए क्लाइंट्स लेके आऊँ। उससे बेहतर ये कि जो क्लाइंट आता है आपके पास, आप उसके साथ इतना अच्छा काम करें कि वो दोबारा मज़ीद काम आपके लिए लेके आए। ठीक हो गया? ठीक है जी। सो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन को हम लोग डिफरेंट चंक्स में देखेंगे। पहले हम लोग इसकी थ्योरी को समझेंगे कि प्रोजेक्ट इसका लेते किस तरह है, कैसे कंप्लीट करते हैं, क्या प्रोसेस होता है इसका, और कैसे प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद हम टूल पे जाएंगे, ठीक है? टूल जिसमें हम सीखेंगे वो मैंने आपको बताया था कि आपके पास MS ऑफिस होना चाहिए, जिसमें हम पावर पॉइंट सीखेंगे। आई होप कि आप लोगों ने वो ले लिया होगा, पावर पॉइंट और MS ऑफिस आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। इसके अलावा आप लोगों ने जो टूल के अंदर हम लोग काम करेंगे, वो हम पहले ये है कि एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करके देखेंगे, छोटे लेवल पे, ठीक है? बिल्कुल जो बेसिक होती है उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं, टूल को देखेंगे, उसी में यानी कि टूल साथ साथ क्रिएट हो जाएगा। फिर हम थोड़ा सा टेम्पलेट के ऊपर जाएंगे, वो टेम्पलेट क्या होती है उसको देखेंगे, और उसके अलावा फिर एक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करेंगे जिसके अंदर टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है? उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये ओवरऑल रोड मैप है इस वीक का। सो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक ऑफ टॉपिक एक स्टोरी है, वो थोड़ी सी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, वैसे ही थोड़ा सा आपको बताने के लिए किस किस किस्म के क्लाइंट आते हैं। मैं एक स्कूल के लिए काम कर रहा था, फ़ॉरेन का एक स्कूल था, पाकिस्तानी नहीं था। उनको फंडिंग चाहिए थी अपने ओवरऑल जो काम वो लोग कर रहे थे उसके लिहाज से। वो चाहते कि हमें मज़ीद फंडिंग मिले और हम थोड़ा और ग्रो कर सकें। वो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में थे, मुश्किल से 2-3 साल उनको हुए थे, तो वो चाह रहे थे कि हम इसको थोड़ा सा और बेहतर कर सकें। सो उसके लिए उन्होंने
फंडिंग लेनी थी और उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे थे। डिफरेंट आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप इन्वेस्टर को सेंड कर रहे होते हो, तो उसमें एक पिच डेक वगैरह आता है जिसमें आप अपना आइडिया पिच कर रहे होते हो। तो वो हम ओवरऑल डिज़ाइन कर रहे थे। तो उसके लिए मैंने क्लाइंट से कहा कि आप मुझे टेक्स्ट सेंड कर दें, कंटेंट सेंड करें जो आप उसमें ऐड करना चाहते हो। सो उसने सारा मुझे डिटेल वगैरह सेंड की। तो मैंने कहा आपका लोगो मिसिंग है, वो मुझे सेंड कर दें। तो उसने मुझे कहा मैं लोगो सेंड करता हूँ। उसने बहरहाल थोड़ी देर बाद मुझे लोगो भी सेंड कर दिया। मैंने लोगों की फ़ाइल ओपन की तो मुझे लगा कि शायद इसने गलती से फ़ाइल सेंड कर दी है, इसका लोगो नहीं है। और मैंने उसके बारे मैसेज किया कि मैंने कहा आपने जो फ़ाइल सेंड की है वो शायद लोगो नहीं है, आपने गलत फ़ाइल सेंड कर दी है मुझे, तो आप मुझे लोगो की फ़ाइल सेंड कर दें। वो कहता है कि नहीं, ये लोगो की फ़ाइल ही है और मुझे पता है कि आपको ये देख के हैरानी हो रही हो कि हमारा लोगो इस तरह के, बट दैट्स आवर लोगो और हम इसी को यूज़ करते हैं। तो आप लोग भी देखें कि वो लोगो क्या था और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। ये फ़ाइल उसने मुझे सेंड की थी और उसने मुझे कहा कि ये हमारा लोगो है, ये स्कूल का लोगो है। ठीक है, वो जो स्कूल जिसकी फंडिंग ले रहे हैं, उनके ओवरऑल पुराने डिज़ाइन बहुत अच्छे बने हुए थे। जब उनका मैंने ये लोगो देखा तो मुझे हैरानी हुई कि ये कैसे लोगो हो सकता है। मैंने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी हैं लोगो की, उसमें इस तरह का हैंड रिटन और मैस्कॉट का कॉम्बिनेशन मैंने आज तक नहीं देखा। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हिस्ट्री क्या है इसके पीछे, आपको अच्छे से आइडिया हो कि ओवरऑल स्कूल के जो लोगोज होते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो ये क्या है फिर। तो उसने कहा कि इसकी भी स्टोरी ये है कि हमारा जो पहली क्लास थी हमारी, हमने स्टूडेंट्स को बिठाया पहली क्लास में और उनको पढ़ाया, तो उन्होंने ये अपने टीचर का एक स्केच बनाया था एक स्टूडेंट ने। सो हमने उसको एज अ लोगो यूज़ करना शुरू कर दिया। मुझे बड़ी हैरानी हुई उस बात पे कि ये क्या मतलब, खैर कोई अच्छा स्केच होता, कोई सेंस बन रही होती तो ठीक था। ये बिल्कुल रफ स्केच है और लोगो और ओवरऑल जो आपके इन्वेस्टर होते हैं वो चीज़ को सीरियस नहीं लेते। तो बहरहाल थोड़ा बहुत सोचा मैंने इसके बारे में, लेकिन जब इसको पॉजिटिव तरफ से देखा तो वहाँ पे स्टोरी डिफरेंट थी। वहाँ पे इन्होंने अपना जो इनका समझ लें कि मार्केटिंग का वो पीक इन्होंने टच कर लिया था जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं कर पाते। वो किस तरह से कि इन्होंने वर्ड ऑफ माउथ का जो एक कॉन्सेप्ट था उसको इस तरह से देखा कि ये अब फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने जिन्होंने स्केच बनाया था और उसको एज अ लोगो इन्होंने कंसिडर कर लिया और एज अ लोगो यूज़ कर रहे हैं। तो खुद सोचें कि इस बच्चे के जो पेरेंट्स होंगे वो कितने लोगों को जाकर बताते होंगे कि जी उस कंपनी का या उस स्कूल का जो लोगो है वो हमारे बच्चे ने बनाया है, हमारे बेटे ने बनाया है और उसके स्केच को उन्होंने यूज़ किया। तो ये देखें जी हमारे ब्रोशर्स जो हैं स्कूल के, उसमें हमारे बेटे का स्केच लगा हुआ है, तो वो हर जगह जाके बताएंगे। वर्ड ऑफ माउथ है। इसके अलावा बाकी पेरेंट्स जो हैं उनको भी एहसास होगा कि अपने स्टूडेंट्स को ये कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो उन्होंने माइट भी बेदहानी में शायद देख ली हों या शायद जानबूझ से कर रहे हों, लेकिन मैंने उनको बहरहाल ऑफ़र ज़रूर किया कि मैं आपको लोगो डिज़ाइन कर दूँ अगर आपको चाहिए। तो उनका नहीं, फ़िलहाल हम इसी को यूज़ करेंगे। और मेरे लिए बड़ा एक अजीब सा एक्सपीरियंस था कि हम इतना अच्छा डिज़ाइन बना के उस पे ये वाला लोगो जब लगाएंगे तो वो डिज़ाइन कैसा लगेगा। और उनके पास ये स्कैन्ड फाइल थी, पीएनजी में थी भी नहीं। फिर हमने बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करके इसको यूज़ किया। तो मेन जो चीज़ है वो ये है कि सिर्फ आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो किसी भी किस्म की चीज़ लेके आ सकते हैं। सो आपको उनके साथ चलना पड़ता है। ठीक है। सो वापस आते हैं प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के ऊपर। यहाँ मैं साथ साथ आप लोगों को सैम्पल्स भी दिखाता जाऊँगा ताकि आपको आइडिया हो कि अच्छी प्रेजेंटेशंस किस तरह की होती हैं। और जो प्रेजेंटेशन आप यहाँ देखोगे इंशाल्लाह बाय द तकरीबन बाय द एंड ऑफ द वीक आप लोग इस तरह की प्रेजेंटेशन बना लोगे। ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ कि प्रेजेंटेशन डिज़ाइन अंडररेटेड, इसका क्या मतलब है सेंटेंस का, थोड़ा सा मुझे बताएं। अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा कर सकें तो क्या समझ आती है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि मैंने ये काम कहाँ से स्टार्ट किया, मुझे अचानक कहाँ से ख्याल आया। मैंने जब डिग्री स्टार्ट की थी अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो उस टाइम मुझे इतनी कोडिंग नहीं आती थी कि मैं कहीं जॉब कर सकूँ, इंटर्नशिप कर सकूँ। बहरहाल मुझे बिज़नेस का बहुत शौक था शुरू से। सो मैंने उससे रेलिवेंट सर्च वगैरह करना शुरू कर दी। तो करते करते मुझे एक जगह पे इंटर्नशिप मिली तकरीबन सेकंड सेमेस्टर में। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर तकरीबन मुझे उस टाइम एक इंटर्नशिप मिली जिसमें काम मेरा ये था कि साउथ बाय साउथ वेस्ट नाम है कंपनी का जहाँ मैंने काम किया और अमेरिकन बेस्ड है ये। उसमें काम मेरा सिर्फ ये था कि जितने भी आपके पास नए बिजनेसेस आते हैं उनको हमने मिलवाना था इन्वेस्टर्स के साथ। ठीक है, उनके बिज़नेस को देखना है कि उसमें कितनी जान है। और मेरे साथ मेरा एक बॉस था जो कि सारा कुछ हैंडल करता था, मैं उस काम में उसकी हेल्प करता था। यानी कि जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ रहे थे उनको देखना, उनको ट्रैक में रखना कि ये किसने कितनी चीज़ें सेंड कर दी, किसकी क्या चीज़ रहती है, इनको मेल्स करनी, वो सारा काम मैं कर रहा था। और इसी दौरान
ऊबर ने स्टार्ट किया, और ऊबर के जो समझ लें कि ऊबर ने जो इन्वेस्टमेंट ली थी वो उसी टाइम में ली थी, और उसी दरमियान में उनके जो भी हेड्स वगैरह थे, डायरेक्टर्स थे, उनके साथ इंटरेस्ट था। उसके अलावा एयरबीएनबी ने भी उसी टाइम साउथ बाय साउथ वेस्ट से ही इन्वेस्टमेंट ली थी, और मैं भी उस टाइम वहीं पे था। तो ये जो चीज़ें हैं ये उसी टाइम पे सारी हो रही है। मैं थोड़ा सा आपको टाइम लाइन का बता रहा हूँ। तो उसमें क्या था कि कुछ जो चीज़ें थी देखने वाली, जो मैंने वहाँ पे सीखी, कि जितने भी बिजनेसेस थे, छोटे स्टार्टअप थे, जो अपना आइडिया लेके आ रहे थे, उनका आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन जहाँ पे उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी वहाँ वो मार खाते थे, क्योंकि इन्वेस्टर को ये नहीं पता कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। उसको टोटल चीज़ ये समझ आती है कि सामने हो क्या रहा है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। वो सारे बेचारे कोडर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, और वो लेके आते हैं प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, तो एक चीज़ यहाँ जा रही है, एक चीज़ वहाँ जा रही है, डार्क बैकग्राउंड पे डार्क टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है, उनको वो चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन इन्वेस्टर को वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही, अपीलिंग नहीं लग रही। तो जिसकी वजह से वो चीज़ अच्छी नहीं बन रही थी। तो करते करते कुछ जो बिजनेसेस थे उनको मैंने कहना भी शुरू कर दिया कि आपको अपने प्रेजेंटेशन डिज़ाइन पे काम करना चाहिए, अभी इसमें इतनी जान नहीं है, ठीक है, इसके डिज़ाइन बेहतर हो सकते हैं। बहरहाल उसमें से कुछ ने मुझे रिप्लाई करना शुरू कर दिया कि आप किसी डिज़ाइनर को जानते हो तो मुझे बताओ। मेरे माइंड में ये ख्याल आया, क्योंकि शुरू से मैंने आपको बताया कि बिज़नेस का मेरे माइंड में था कि मैं बिज़नेस करूँगा, सिर्फ समझ नहीं आ रही थी कि बेचूँगा क्या। तो वहाँ मुझे ख्याल आया कि यहाँ पे एक समझ लें कि लूप होल है, कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन डिज़ाइनर की ज़रूरत है। हर बंदा ये समझता है कि मैं प्रेजेंटेशन डिज़ाइनर हूँ, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करना कौन सा मसला है, टेम्पलेट उठाओ उसमें टेक्स्ट डाल दो। तो वो जो चीज़ है, मैंने वहाँ पे थोड़ा सा देखा कि क्यों ना कोई ऐसे लोग हायर किए जाएँ जो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन जानते हों। मैंने सर्च वगैरह करना शुरू किया इधर उधर, तो वहाँ पे अपवर्क वगैरह पे उस टाइम फाइवर इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था, और अपवर्क भी उस टाइम नहीं था, ये ओरडेस्क था और ई लांस के नाम से एक वेबसाइट थी। इन दोनों ने मिलकर आगे अपवर्क बनाया है। उस टाइम ओरडेस्क और ई लांस वगैरह थे। सो मैंने वहाँ पे सर्च वगैरह करना शुरू की, प्रेजेंटेशन डिज़ाइनर को मिलते हैं। तो वो नॉर्मल ग्राफिक डिज़ाइनर्स थे, और वो कहते थे कि हम प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर देंगे, वो कौन सा मसला है, ठीक है। तो मैंने सैंपल्स वगैरह देखे तो वो भी इतने ख़ास नहीं थे उनके। बहरहाल थी किसी शख्स की तलाश मुझे, मैंने ख़ुद का ही इंतखाब किया, तो वहाँ पे फिर मुझे एहसास हुआ कि क्यों ना मैं खुद काम कर लूँ, कि मैं तो अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है ये, तो मैं खुद ही प्रेजेंटेशन डिज़ाइन सीख के तो ये सर्विस देना शुरू कर देता हूँ। सो वहाँ से मैंने ये साथ साथ सीखते हुए, और तब मैं फाइवर भी काम करना स्टार्ट किया हुआ था। तो करते कराते ये कुछ उस टाइम की स्टोरी है जब मैं प्रेजेंटेशन डिज़ाइन का काम स्टार्ट किया। तो उससे मुझे एहसास हुआ कि आपका जो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन है वो हमें लगता है कि बस मैं जो बोलूँगा जाके वो सारा कुछ है, मैं यहाँ पे डिज़ाइन कुछ भी ले जाता हूँ, ऐसा नहीं होता। जब आप कॉम्प्लेक्स मॉडल्स पे काम कर रहे हो, जैसे ऊबर का एक बिज़नेस मॉडल है, वो लोगों के लिए अभी तो बड़ा आसान है समझना, लेकिन जब वो लेके आए थे उस चीज़ को समझना है कौन सा बंदा क्या काम करेगा, जो दो यूज़र्स हैं, दो किस्म के यूज़र्स हैं, वो टाइप्स जो हैं वो कैसे काम करेंगी, तो वो आप सिर्फ बातों से समझा नहीं सकते। आपको एक प्रॉपर मॉडल चाहिए, एक आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन चाहिए। तो वो अगर एक डेवलपर डिज़ाइन करेगा, एक प्रोग्रामर क्रिएट करेगा तो वो डिफरेंट क्रिएट करेगा, एक डिज़ाइनर क्रिएट करेगा तो वो डिफरेंट बनाएगा। सो इसलिए प्रेजेंटेशन डिज़ाइन अंडररेटेड है, क्योंकि लोग इसको सीरियस नहीं लेते कि यार ये कौन सा कोई काम है, ये तो हम सिंपल खुद भी कर सकते हैं। तो जब वो खुद करते हैं और एक डिज़ाइनर जब काम करता है, दोनों कामों में बड़ा फ़र्क होता है। तो समझाने का मकसद ये है कि इसको इतना लाइट नहीं लेना। मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे लगते हैं, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपको इतनी ही इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। आप जिस बिज़नेस के साथ काम करें उनकी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर होती है, इतना स्टेक पे होता है, और अगर आप इसको सीरियस नहीं लेते तो आपका जो इन्वेस्टर होता है वो आपको सीरियस नहीं लेता, ठीक है। तो इसलिए प्रेजेंटेशन डिज़ाइन इतनी हल्की चीज़ नहीं है। आपका लोगो अच्छा ना हो तो आपकी सेल इतनी अफेक्ट नहीं होती, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो आपकी जो बिज़नेस है वो उसी दिन ख़त्म हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगले जिस बंदे ने पैसे देने हैं वो पैसे नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको सीरियस लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा सेल होती है। और दूसरा, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना ही काम जो खुद सेल कर रहे होते हैं, अपनी दुकान जो उन्होंने ओपन की होती है, और वो साथ किसी और को कह रहे होते हैं कि हाँ आप भी दुकान खोलें और यहाँ से खाएं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है कि मैं अपना ही काम, जिससे मैं खुद खा रहा हूँ, जो मेरे अपने क्लाइंट हैं, वो मैं आप लोगों को चीज़ सिखा रहा हूँ कि आप लोग आएँ, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन डिज़ाइन जो है ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये मैंने खुद ऐड करवाया कि मैं प्रेजेंटेशन डिज़ाइन सिखाऊंगा, क्योंकि मैं करवाता हूँ, मुझे पता है इसका काम आता है। तो इसलिए आप लोगों की चीज़ करवा रहा हूँ, तो उसको फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा कि ठीक है कर रहे हैं हो जाएगा जान छूटे, तो वो चीज़ नहीं है ये। अगर ये आपको करवा रहा हूँ तो इसके पीछे कोई वजह होगी, क्योंकि इसका काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्रेजेंटेशन दुनिया में हर जगह दी जाती हैं, और अब तो क्योंकि जूम है और लोग ऑनलाइन ऑफिस वगैरह ले रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम का सीन है, तो इसकी वजह से जूम की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो काम इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये करें
कि इस चीज़ को ध्यान से समझें और कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया? सबसे पहले ये समझ लें कि टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन के प्रेजेंटेशन की कौन-कौन सी टाइप्स है, क्लाइंट किस किस्म के आते हैं, कौन-कौन सा काम उनको चाहिए होता है, तो क्या-क्या टाइप्स हैं उनमें थोड़ा-सा डिफरेंस मैं बताता जाऊँगा। सबसे पहला बिज़नेस प्रपोज़ल, ठीक है? आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो, कोई भी आप बिज़नेस प्रपोज़ कर रहे होते हो, 2 बिज़नेस आपस में जब बिज़नेस कर रहे होते हैं, वहाँ पे नॉर्मली चीज़ यूज़ हो रही होती है। एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को अपना जो सर्विस होती हैं, जो भी सर्विसेज़ हैं उसकी, वो प्रपोज़ कर रहा हो कि हम ये सर्विसेज़ आपको दे सकते हैं। तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पे काउंट होती है कि आपका जो बिज़नेस प्रपोज़ल है, आप उसमें कोई ना कोई काम अगले वाले को ऑफ़र कर रहे होते हो कि हम ये प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, सर्विस क्रिएट करते हैं। तो ये जो प्रेज़ेंटेशंस होती हैं, ये काफ़ी प्रोफ़ेशनल होती हैं। माइट भी इनमें टेक्स्ट भी ज़्यादा हो, क्योंकि इसमें हर तरह की डिटेल दी जा रही होती है अपने बिज़नेस से रेलिवेंट। सो इसलिए इसमें नॉर्मली टेक्स्ट भी ज़्यादा होता है, ये होती बहुत प्रोफ़ेशनल है। प्रोफ़ेशनल का मतलब ये है कि इसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा कोई इधर-उधर के ग्राफ़िक्स नहीं यूज़ करते, डिसेंट और वाइट स्पेस वगैरह यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए नॉर्मली जो बिज़नेस प्रपोज़ल्स होते हैं, उसमें प्रोफ़ेशनलिज़्म बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? उसके बाद आपके पास प्रोफ़ाइल की प्रेज़ेंटेशन होती है, किसी बिज़नेस की प्रोफ़ाइल हो सकती है, किसी पर्सन की प्रोफ़ाइल हो सकती है, किसी कंपनी की प्रोफ़ाइल हो सकती है। तो उसमें ये होता है कि आपका इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, ठीक है? वो भी समझ लें कि प्रोफ़ेशनल होगा, लेकिन ये ब्रांडिंग पे डिपेंड करता है कि हो सकता है कोई फ़ैशन कंपनी हो तो उसकी प्रोफ़ाइल डिफरेंट किस्म की होगी। कोई लॉ से रिलेवेंट कंपनी है, वहाँ पे हो सकता है प्रोफ़ाइल डिफरेंट हो। तो इसका कोई स्टाइल नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो समझ लें कि प्रेज़ेंटेशन होगी उसमें नॉर्मली 10-12 स्लाइड्स होती हैं। बहुत लेंथी नहीं होता ये। उसके अलावा वेबिनार आता है। वेबिनार माइट भी आपने सुना होगा कि वेबिनार एक चीज़ होती है, मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि एक ऐसा सेमिनार जो ऑनलाइन हो रहा है उसको वेबिनार कहते हैं, ठीक है? कोई भी ऐसी वर्कशॉप के जिसमें कोई एक शख्स है वो किसी टॉपिक पे बात कर रहा है, तो वो नॉर्मली सेमिनार या ऑनलाइन हो जाए तो वेबिनार कहलाता है। मैं ये आपको दुआ दूँगा कि आप लोगों को वेबिनार की प्रेज़ेंटेशंस के प्रोजेक्ट्स मिलें, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक तो इसकी स्लाइड्स बहुत ज़्यादा होती हैं और दूसरा इसकी स्लाइड बहुत आसान होती हैं, ठीक है? क्योंकि वेबिनार सेमिनार की तरह होते हैं, उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और उसकी स्लाइड समझ लें कि तकरीबन 50, 60 और 100 से ऊपर भी स्लाइड्स हो सकती हैं। तो उसमें अच्छी बात ये होती है कि उसकी स्लाइड्स आसान होती हैं, हर स्लाइड के ऊपर कम टेक्स्ट होता है और उसको डिज़ाइन करना बहुत आसान है। तो अ, एक तरह से क्वांटिटी के लिहाज से ये स्लाइड ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से पैसे ज़्यादा मिल रहे होते हैं और इनको डिज़ाइन करना आसान होता है। तो उस लिहाज से वेबिनार का जो काम होता है, आप चाहें तो बेशक एक गिग क्रिएट कर लें, इसका काम ही सिर्फ ये हो कि मैं आपको वेबिनार की प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करूँगा, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, उस लिहाज से ये वेबिनार जो है ये आसान होता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर पिच, जो आप लोगों को मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि ऐसा आपके पास डॉक्यूमेंट, इसको इन्वेस्टर डेक भी कहा जाता है, DECK, इन्वेस्टर डेक, पिच डेक या इन्वेस्टर पिच, जिसमें ये होता है कि आपका जो बिज़नेस होता है, स्टार्टअप होता है, वो सिंपली आपके जो भी आगे समझ लें कि इन्वेस्टर बैठा हुआ है, उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हम लोग क्या काम करते हैं और आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। इस इन्वेस्टर पिच का या पिच डेक का एक फॉर्मेट होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप वही फॉर्मेट फॉलो करो, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें होना ज़रूरी हैं। वो क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं? पहला, प्रॉब्लम क्या थी, आपने क्या सोल्यूशन दिया, ठीक है? बिजनेस मॉडल क्या है आपका, उसमें से पैसे कैसे जनरेट होंगे, टीम कौन सी है आपकी, मार्केट कौन सी है जिसको आप टारगेट कर रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसमें कवर हो रही होती हैं, लेकिन आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी। ये क्लाइंट आपको देगा सारा कंटेंट इसका। सिर्फ ये है कि आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि पिच डेक जो है या इन्वेस्टर डेक जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसी से सारा समझ लें कि आपके जो स्टार्टअप होते हैं वो अर्न कर रहे होते हैं और वहीं यहीं से अगर किसी से फॉर एग्जांपल 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो उसमें से 10 मिलियन उसको रिटर्न कर रहे होते हैं अपने बिजनेस में, इतनी उनकी जान होती है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप बताती हैं कि प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माइट भी आपने एक नाम सुना हो एलिवेटर पिच का। एलिवेटर जिसको आप लोग लिफ्ट कहते हैं, किसी बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट होती है, वो वाला एलिवेटर जो होता है उसको एलिवेटर पिच कहा जाता है। एलिवेटर पिच जो है वो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन में चीज़ नहीं आती, लेकिन मैं जैसे बताने के लिहाज से कि अगर आप में से किसी ने सुना हो ये लफ्ज़, तो एलिवेटर पिच ये कहती है कि आपका जो बिज़नेस है, जो भी आपके माइंड में बिज़नेस आइडिया है, वो आप इतनी आसानी से किसी को समझा सको कि आप उसके साथ एलिवेटर में गए हो और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक आप गए हैं और आपने अपना बिज़नेस मॉडल जो है पूरा वो अगले बंदे को समझा दिया। क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो बैठ के लोगों की बातें सुने, क्योंकि बहुत सारे जो बिजनेसेस होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं,
वो ये चाह रहे होते हैं कि हमें इस तरह के इन्वेस्टर मिल जाएं जो हमें पे करें, तो इसलिए हर बंदा उनके पीछे पड़ा होता है। सो आपके पास आपका जो बिज़नेस है, जो भी आगे लोग फ्यूचर में बिज़नेस करने जा रहे हैं, उनके माइंड में अपना बिज़नेस आइडिया इतना क्लियर होना चाहिए कि वो किसी के साथ एलिवेटर में जाएं तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाते हुए वो 30 से 40 सेकंड के अंदर अपना पूरा बिज़नेस जो है वो उसको डिफाइन कर सकें, ठीक है। तो उसको एलिवेटर पिच कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी नॉर्मली यूज़ होता है। तो अगर कभी आपको नज़र आए कहीं प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के अंदर, तो आपको पता हो कि एलिवेटर पिच क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेमिनार या ट्रेनिंग, वही जो वेबिनार वाली चीज़ है, अगर उसी को फिज़िकल किसी जगह पे करेंगे तो वहाँ पे सेमिनार या ट्रेनिंग कहलाता है। उसका भी कंटेंट सेम उसी तरह होगा और प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स होंगी वो भी इसी तरह होंगी, ठीक है। उसके अलावा जॉब रिज्यूमे का कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में चीज़ थोड़ी कम है, अब आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रही है, लेकिन फ़िलहाल इसको इतना ज़्यादा लोग नहीं जानते। अक्सर जॉब्स जो हैं वो ये करते हैं कि, या एचआर वाले जो होते हैं, वो आपका रिज्यूमे देखेंगे और आपसे कहेंगे कि ठीक है आप इंटरव्यू के लिए आएँ। आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो, या इंटरव्यू से पहले आपसे कहेंगे कि आप आएँ और आके आप अपने आप को प्रेजेंट करें यहाँ पे, ठीक है। आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करें अपने रिज्यूमे की और आके खुद यहाँ पे खुद को प्रेजेंट करें। तो वो ये वाला मेथड भी यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि इंटरव्यूज़ वगैरह लें, वो डायरेक्ट यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग के साथ कर लेते हैं और जॉब रिज्यूमे वगैरह आपको प्रेजेंट करना होता है। तो वो भी एक चीज़ है, इस तरह के भी आपको काम आ सकता है कि आपको उसके रिज्यूमे की प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करनी पड़ सकती है। इसमें भी स्लाइड्स कम होती हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि इसको आपको बहुत ध्यान से डिज़ाइन करना पड़ता है कि जो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो ज़रूर सामने आएँ और क्लियर नज़र आएँ, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स के, पीएचडी वगैरह के, एमएस वगैरह के, वो नॉर्मली पेड प्रेजेंटेशंस क्रिएट करवाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, उसको अच्छे से प्रेजेंट करना ही मेन इशू होता है। तो उसका भी काम काफ़ी आता है, ठीक है। ये थोड़ी टेक्निकल होती हैं, ठीक है, इनको डिज़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो उसमें लिखी होती है बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही थी कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आए और जो भी डायग्राम्स वगैरह हैं वो भी सारी आएँ, तो उस लिहाज से उसको डिज़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके अलावा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के नाम से कुछ प्रेजेंटेशंस होंगी जिसमें फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रोडक्ट है, तो उसके लिए लेट्स से कहीं पे कोई इवेंट हो रहा है, वहाँ पे उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है अपनी प्रोडक्ट को समझाने के लिए, किसी स्क्रीन के ऊपर उनकी प्रेजेंटेशन चल रही है, तो वहाँ पे जो चीज़ लगाई जाएगी उसके लिए प्रेजेंटेशन डिज़ाइन हो रही होती है, वो आप कर रहे होगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आती हैं। इसके अलावा हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट के साथ वो कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट दे रहे हैं जिसके अंदर प्रेजेंट किया हो कि प्रोडक्ट काम कैसे करेगा, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो वहाँ पे आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे होते हो। इसके अलावा क्लास प्रेजेंटेशन जो नॉर्मल टीचर्स वगैरह होते हैं वो अपनी क्लास के प्रेजेंटेशन जो होते हैं वो डिज़ाइन करवाते हैं, या आपसे एक टेम्पलेट बनवा लेंगे कि जी एक टेम्पलेट बना दें मुझे, मैं इसके अंदर खुद ही टेक्स्ट लिखता रहूँगा। तो वो जो चीज़ होती है वो क्लास प्रेजेंटेशन में आती है। इनका बजट नॉर्मली बहुत ज़्यादा नहीं होता क्योंकि वो क्लास प्रेजेंटेशन वाला जो बंदा होगा माइट भी अपनी सैलरी से दे रहा होगा या वो स्कूल से उसने फंड्स लिए होंगे, तो कोई वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते क्योंकि इसमें इतना रिटर्न नहीं आ रहा होता, ठीक है। जो आपके पास बिजनेस प्रपोजल होता है, वेबिनार हो गया, इन्वेस्टर पिच हो गई, या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगी, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके आपको रिटर्न या इनके जो बजट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन देने वाले को पता होता है कि इसके रिटर्न, अगर ये प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो इसका रिटर्न मुझे बहुत मिलेगा। बाकी इसके अलावा जो आपके पास जॉब रिज्यूमे वाला है वो बेचारा खुद कंगला है, वो जॉब ढूंढ रहा है, वो आपको क्या पैसे देगा। तो इस तरह के कुछ प्रेजेंटेशन हैं उनके बहुत ज़्यादा काम नहीं होते। सो इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जिनका काम बहुत ज़्यादा आता है। उसके अलावा लास्ट में कंपनी टेम्पलेट होता है। कंपनी टेम्पलेट क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी का एक प्रेजेंटेशन के लिए टेम्पलेट क्रिएट कर देते हो, जैसे हेडर और फुटर होते हैं जिसके अंदर, जैसे मैंने अपना एक टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है कि मैं ये ई रोज़गार ग्रीन कलर यूज़ करता हूँ, एक ही तरह के फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा होता हूँ, फुटर में हमेशा मेरे पास यहाँ पे लोगोज वगैरह आ रहे होते हैं। तो कंपनी टेम्पलेट में ये होता है कि आप सिंपल फ़ॉन्ट्स वगैरह सेट कर देते हो कि ये फ़ॉन्ट्स आपने हमेशा यूज़ करने हैं और ये फुटर में चीज़ आएगी, हेडर में चीज़ आएगी, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे उसको बता देते हैं। और उसमें कोई भी आप लोग कंटेंट क्लाइंट से जो लेंगे वो सिर्फ लोगोज वगैरह होंगे या उनके कोई फ़ॉन्ट्स वगैरह हैं, उसमें कोई भी टेक्स्ट वगैरह प्रेजेंटेशन के अंदर नहीं होता। तो ये टेम्पलेट भी मैं आपको डिज़ाइन करना सिखाऊंगा, अगर आप चाहें तो अकेला इसका गिग भी बना ले तो ये बहुत काम चलता है, ठीक है। इनमें कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो आगे चलते हैं। उसके बाद टूल्स आ जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, इन्वेस्टर पिच का बता दें। इन्वेस्टर पिच का मैंने आपको बताया है कि आप इन्वेस्टर के सामने जो अपना आइडिया दे रहे होते हैं उसके लिए जो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन होती है उसको इन्वेस्टर पिच कहा जाता है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग एयरबीएनबी का इन्वेस्टर डेक देख सकते हो, ठीक है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इन्वेस्टर पिच किस तरह की होती है। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ ऐसे।
एयरबीएनबी इन्वेस्टर डेक यहाँ पे आ जाएगा। ये बहुत कॉमन यूज़ होता है, समझ लें कि प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के अंदर इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, तो उसको मैं देखता हूँ यहाँ पे स्लाइड बीन पे तो नहीं पड़ा होगा। इसके अलावा ये है 30 लेजेंडरी टैक्स। इसके अंदर उन्होंने दिए हैं मल्टीपल कंपनीज के प्रेजेंटेशन डेस्क, आप क्या देख सको कि उन्होंने कंपनी से किस तरह से इन्वेस्टमेंट ली है। ये इन्होंने मैन पैक्स अच्छा इसमें बनाया है एयरबीएनबी का। एक सेकेंड, ये एयरबीएनबी का, ठीक है। ये उनका पुराना लोगो है, ठीक है। यहाँ स्टार्ट किया था, ये समझ लें कि जब मैं काम कर रहा था साउथ बाय साउथ वेस्ट में, उस टाइम इनका ये वाला डेक आया था, ठीक है। तो इसमें इन्होंने सिंपल प्रॉब्लम इस तरह डिफ़ाइन की हुई थी कि जी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। होटल्स में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जी, कल्चर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसके अलावा हम क्या सोल्यूशन लेके आए, एक वेब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पैसे बचा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं जो होस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और उसके अलावा कल्चर शेयर कर सकते हैं, बाकी इस तरह की चीज़ें उन्होंने वहाँ पे डिफ़ाइन की हुई थी। फिर मार्केट वैलिडेशन है कि क्या ओवरऑल मार्केट क्या साइज़ है, फिर ये उन्होंने बताया हुआ ये मार्केट साइज़ यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये आप देखें इसमें 1.9 बिलियन को उन्होंने बड़े सर्कल से बताया हुआ है, 532 उससे छोटे और 10.6 उससे छोटा। फिर इन्होंने अपनी वेबसाइट दिखाई हुई थी, उसके अलावा बाकी बिजनेस मॉडल हमारा क्या होगा, फ़ीस कितनी लेंगे, मार्केट अडॉप्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से इन्होंने अपना सारा कंपटीशन वगैरह बताया हुआ, मार्केट एडवांटेज क्या है हमें। तो ये सिंपल से एक डिज़ाइन था। आज के दौर में हर जो बिज़नेस मॉडल होता है, बिज़नेस जो स्टार्ट कर रहे होते हैं वो इसको कॉपी कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक का, ठीक है, फेसबुक ने अपना इन्वेस्टर डेक क्रिएट किया हुआ जब इन्वेस्टमेंट्स वो ले रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा मेरे ऊबर का भी बहुत अच्छा बना हुआ है, अगर यहाँ पे पड़ा हो तो नहीं, इसमें ऊबर का नहीं है। तो ये कुछ इन्वेस्टर डेक्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होती हैं इस काम के लिए। मैं देखता हूँ अगर आपको ऊबर का भी दिखा दूँ, ऊबर का जो बिल्कुल न्यू वाला है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। ये मेरे ख्याल में पुराना है, ऊबर कैब के नाम से। नहीं, ये एक्चुअल ऊबर का नहीं है। खैर बार वो मुझे मिला तो मैं उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन मेन बताने वाली चीज़ ये कि ये लोग ट्रेंड सेट करने वाले लोग हैं, ठीक है। ये ट्रेंड सेट करते हैं और लोग फिर उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद टूल कौन कौन से यूज़ होते हैं, अक्सर आपके माइंड में आएगा जी पावर पॉइंट ही यूज़ होता है। इसके अलावा भी टूल्स हैं जो यूज़ हो रहे होते हैं इसके अंदर। ये 4 टूल हैं जिसमें सबसे कॉमन पावर पॉइंट है। इसके अलावा की नोट जो है वो आपके मैक जो एप्पल के सिस्टम्स हैं, मैक के सिस्टम या मैकिनटॉश के, उसमें की नोट यूज़ होता है, उनका बना बनाया एक सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा गूगल स्लाइड जो है वो एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, उसमें भी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन होती हैं। और इसके अलावा प्रेजी के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, माइट भी आप में से किसी ने यूज़ भी किया हो। प्रेजी जो है वो आपके पास पेड सॉफ्टवेयर है, इसको हम फिलहाल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके लिए आपके पास भी प्रेजी होना ज़रूरी है, क्लाइंट के पास भी प्रेजी होना ज़रूरी है, और आप में से 100 में से कोई 2 क्लाइंट ऐसे होंगे जो प्रेजी यूज़ करेंगे। तो इसमें हम प्रेजेंटेशन नहीं डिज़ाइन करेंगे। इसके अलावा ये जो 3 टूल हैं ये तीनों पावर पॉइंट को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपकी पावर पॉइंट की फ़ाइल है वो की नोट में ओपन हो जाती है और वो गूगल स्लाइड पे भी ओपन हो जाती है। तो हम सिर्फ अगर पावर पॉइंट सीख लेते हैं तो हम ये तीनों टूल्स पे ईजिली काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई इतना इशू नहीं है। अगर आप क्लाइंट को पावर पॉइंट की फ़ाइल देते हो तो वो की नोट में भी ओपन कर सकता है। सिंपल की नोट में इंपोर्ट करेंगे तो वो हो जाएगी, और इसी लिहाज से गूगल स्लाइड में अगर आप अपलोड करोगे फ़ाइल पावर पॉइंट की तो वो भी अपलोड हो जाएगी। तो ये सारे टूल्स जो हैं ये पावर पॉइंट के साथ सीखे जा सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा प्रेजेंटेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, उसको समझ लें कि मेन जो स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं उसमें क्या चीज़ ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपके हेडर और फुटर है। जब भी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करें तो हमारी कोशिश होती है कि हम हेडर और फुटर क्रिएट कर लें और फिर उसके बाद अंदर कंटेंट ऐड करते जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हेडर और फुटर मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि हेडर्स जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टॉप पे हेडिंग्स वगैरह दी हुई है, और उसके अलावा यहाँ नीचे फुटर में उसने अपने लोगोज लगाए हुए हैं और पेज नंबर वगैरह आ रहा है। तो उसमें पेज नंबर हो सकता है, वेबसाइट या कॉल टू एक्शन वगैरह हो सकता है, और उसके अलावा आपका लोगो जो होता है वो फुटर में आ रहा होता है। टॉप पे आपके पास टाइटल वगैरह आ रहे होते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हर टाइटल जो है वो सेंटर में टॉप पे ही होगा, उसकी साइज़ चेंज भी कर सकते हैं। और
लेफ़्ट और राइट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने जो हेडर है वो ब्लू कलर में टॉप पे इस तरह से लगा दिया, तो डिपेंड करता है कि आप ज़रूरी नहीं हर स्लाइड के अंदर टॉप पे इस तरह एक ही पोजीशन देकर उसको बोरिंग रख दो। आप डिफरेंट स्लाइड्स के अंदर डिफरेंट जगह पे उसको साइज़ चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसने अपने हेडर्स को इस तरह से लेफ़्ट साइड पे बॉटम पे रखा हुआ है, ठीक है। और बाकी जो फुटर है इसका प्लेन है, उसमें फुटर में उसने कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की हुई। इन चीज़ों को आप इलस्ट्रेटर बना सकते हैं, इसमें से कोई ऐसी चीज़ इलस्ट्रेटर में नहीं बन सकती, ये राइनो का लोगो छोड़ के, ये राइनो का लोगो सिर्फ इसको रहने। बाकी ये सारी चीज़ें आप इलस्ट्रेटर में अगर बना सकते हैं तो पावर पॉइंट में इसको कन्वर्ट करना बड़ा आसान काम है। इनमें से कोई ऐसी चीज़ है जो आप इलस्ट्रेटर में नहीं बना सकते। ठीक है, अब ये ही जो ओवरऑल हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हुई हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, डिज़ाइन सेंस जो हमारी है वही चीज़ें, लेकिन सिर्फ टूल नया है आप लोगों के लिए, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें माइट भी जैसे शेप्स हैं ये वाली, ये पहले की बनी हुई मिलेंगी आपको, ठीक है। इसके अलावा ये टेम्पलेट भी बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग इन टेम्पलेट थोड़ा बच के रहेंगे कि हम लोग खुद से चीज़ें क्रिएट करें बजाय इसके बनी बनाई चीज़ में, ठीक है। लोगो हेडर में नहीं आएगा। लोगो हेडर में नॉर्मली हम नहीं रखते प्रेजेंटेशन में। हमारा जो हेडर होता है वो टाइटल होता है स्लाइड का, ठीक है। जो फुटर होता है उसमें हमारा हेड जो लोगो है वो आ रहा होता है। अच्छा, बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा ये देखें स्टाइल प्रेजेंटेशन का, ठीक है। इसके अंदर उसने एक रेड कलर के टॉप पे स्लाइड नंबर के लिए एक ट्राइंगल यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी उसने एक और लेआउट क्रिएट किए हुए। अब इसके अब हेडर देखो, यहाँ हेडर की पोजीशन और है, यहाँ हेडर की पोजीशन और है, यहाँ और है, यहाँ पे और है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं हम लोग। फुटर नॉर्मली ये है कि वो सेम होता है, ठीक है। किसी स्लाइड में माइट में फुटर ना भी दिखा रहे हो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि आपने फुटर और जो आपके पास पेज नंबर वगैरह हैं वो आपके स्टैटिक होते हैं, वो एक ही जगह पे होंगे। हेडर का साइज़, हेडर की जगह चेंज हो रही होती है, उसमें इतना इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब चार्जेस किस तरह होते हैं? अब कोई बता सकता है कि हम लोग क्लाइंट को चार्ज कैसे करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिहाज से? क्या तरीका क्या होगा प्रेजेंटेशन के पैकेजेस रखने का? नॉर्मली किस बेस पे हम लोग क्लाइंट को चार्ज कर रहे होते हैं, तरीका क्या होता है चार्ज करने का? ओके, नॉर्मली एक माइंड में चीज़ यही आती है कि हमें क्लाइंट को पर स्लाइड चार्ज करना चाहिए, उसको स्लाइड के लिहाज से पैसे लेने चाहिए उसके। फाइवर आपको यही ऑप्शन देता है कि आप पर स्लाइड ही चार्ज कर सकते हैं उसको, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि आप पर स्लाइड जाओ। आप देखोगे कि काम कितना है उसके अंदर, ठीक है। हो सकता है, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि माइट भी कोई डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो क्रिएट करना, ठीक है, या उसने स्लाइड टेक्स्ट के साथ भरी हो कि स्लाइड्स कम हो जाएं ताकि उसको कम पैसे देने पड़े, ठीक है। इस तरह भी होता है। तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि हम क्लाइंट से कहते हैं कि आप पहले मुझे कांटेक्ट करें, अपनी प्रेजेंटेशन दिखाएं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा पैकेज चूज़ करना है। अगर उसने स्लाइड्स भरी हुई हैं तो सिंपल हम उससे कहेंगे कि जी हम इस स्लाइड को या इस प्रेजेंटेशन को डिवाइड करेंगे ताकि इसकी जो स्लाइड है उसमें ग्राफिक्स के लिए जगह बचे, और फिर जो पैकेज बनता है वो उसको आप कस्टम ऑफिस सेंड कर देते हो या उससे कहते हैं कि ये वाला पैकेज चूज़ कर लें। तो नंबर ऑफ स्लाइड्स नहीं है कि क्लाइंट कहते हैं मेरे पास 10 स्लाइड्स हैं, कितने पैसे लोगे? आप कहते हैं नहीं मैं $100 लूँगा, और उससे आप प्रोडक्ट स्टार्ट कर देते हो। ये मेथड नहीं है। हो सकता है कि जब वो 10 स्लाइड में सेंड करे तो सारी की सारी इमेज फॉर्मेट में हो और आपको सारा कुछ दोबारा स्क्रैच से टाइप करना पड़े, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। कि जो फाइल सेंड करे वो PDF की फ़ाइल हो, वो एडिट ना हो सकती हो, ना इलस्ट्रेटर में एडिट हो, ना पावर पॉइंट में एडिट हो। तो इसलिए हमेशा पहले फ़ाइल देखनी है आपने, और फिर देखना है कि हाँ जी ये अब समझ आती है कि ये बनती है चीज़ कि नहीं बनती, ठीक है। तो इसलिए आपने हमेशा से काम देखने का उसमें कितना काम रिक्वायर्ड है, और फिर उस लिहाज से आपने क्लाइंट को चार्ज करना है। कभी भी आंखें बंद करके ये नहीं कह देना कि जी 10 स्लाइड हैं, ये 10 स्लाइड का मैं इतना चार्ज करता हूँ। नहीं, क्लाइंट कह रहा है 10 स्लाइड्स हैं, आपके मुझे प्रेजेंटेशन दिखाओगे तो ही प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अपने जो गिग आप क्रिएट करोगे उसमें मेंशन कर देंगे प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, ठीक है। और क्लाइंट जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो फिर आप जब आप सॉरी क्लाइंट आपको मैसेज करेगा तो फिर आपने उसकी फ़ाइल देख के करना है। इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब आप लोगों ने इसका गिग क्रिएट करना है
तो उसमें लिखना है कि आई विल डिज़ाइन प्रेजेंटेशन, उसमें आई विल क्रिएट प्रेजेंटेशन नहीं लिखना। दोनों में फ़र्क क्या है, सोचें, हम आगे चलते हैं तब तक। आप गिग की प्राइस बिल्कुल पर स्लाइड के लिहाज से ही सेट करोगे, लेकिन फॉर एग्जांपल एक 10 की करते हो, एक 30 स्लाइड से करते हो, एक 50 स्लाइड्स का करते हो। अब क्लाइंट ने आपको फाइल सेंड की है 10 स्लाइड्स की, लेकिन उसमें जो 10 स्लाइड्स हैं वो भरी हुई हैं। आप उसको कहोगे कि ये सारी स्लाइड्स डिवाइड होंगी और ये डिवाइड होकर 30 स्लाइड्स पे जाएंगी या 20 स्लाइड्स पे जाएंगी, तो उस लिहाज से अब इतने पैसे बनते हैं। ठीक है, ये बताने का मकसद कि आपने पर स्लाइड नहीं चार्ज करना। कि अक्सर लोग पर स्लाइड का जो रखा होता है उन्होंने पैसे रखे होते हैं, वो आंखें बंद करके कह देते हैं कि जी 10 स्लाइड का इतना चार्ज करता हूँ, स्लाइड में जो मर्जी हो। तो वो जो मर्जी ना हो, पहले आपने काम देखना है कि इसमें काम में कितना टाइम लगेगा। ये तो नहीं है कि मैंने सारा कुछ सिरे से टाइप करना है, ऐसा तो नहीं है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा या इमेज सारे क्रिएट होने वाले हैं। तो ऐसा पहले काम देखें और फिर उसको बताएं कि इसके इतने पैसे बनते हैं। ठीक है, अगर आप फाइवर पे रख भी रहे हो पर स्लाइड, तो जो पर स्लाइड है वो पैकेज के लिहाज से, कि अब जो क्लाइंट की फाइनल फाइल क्रिएट हो गई है या फाइनल फ्लाइट जो इसकी फाइल उसकी जो समझ आती है, वो इतने पैसे बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास प्रोसेस क्या है, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन का मेथड क्या है, प्रेजेंटेशन किस तरह डिज़ाइन करेंगे, जब क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करता है तो हमने उसके बाद क्या कुछ करना है वो देख लें। सबसे पहली चीज़ कि जो उसने कंटेंट सेंड किया है, एक दफ़ा पूरे कंटेंट से गो थ्रू करें और अपने माइंड में जो भी स्लाइड आप देख रहे हो अपने माइंड में उसका लेआउट बनाते जाओ कि इसका लेआउट ये बनेगा, इसका लेआउट ये बनेगा। होता ही ये है, ये मैंने चीज़ें क्यों लिखी हुई हैं, क्योंकि ये मैंने चीज़ें होती देखी हैं, मुझे पता है कि लोग गलतियाँ करते हैं, तो इसलिए मैं साथ साथ हर चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। होता कुछ इस तरह से कि आप क्लाइंट से ऑर्डर प्लेस करवाते हो कि हाँ जी 10 स्लाइड है, 10 स्लाइड का मैं इतना चार्ज करता हूँ। वो ऑर्डर प्लेस करने के बाद फाइल सेंड करता है आपको, और आपने 4 दिन का डिलीवरी टाइम रखा होता है, और चौथे दिन जाके फाइल ओपन करके देखते हो, आपको पता चलता है कि इसके अंदर सारी जो स्लाइड्स हैं वो इमेज फॉर्मेट में है। फिर आप क्लाइंट को मैसेज करते हो कि आपके पास क्या सोर्स फाइल पड़ी हुई है जिससे मैं टेक्स्ट कॉपी कर सकूँ। वो कहता है कि भाईजान आप पहले 3 दिन कहाँ थे। तो इसलिए जब भी क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस करे तो हमेशा पहले उसकी फ़ाइल फ़ौरन से ओपन करके देखें और फिर उसको मैसेज कर दें कि हाँ जी मेरे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो मुझे चाहिए प्रोजेक्ट करने के लिए, और अब मैं प्रेजेंटेशन के साथ आपके पास वापस आऊँगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी क्लाइंट आपको कंटेंट सेंड करता है, चाहे वो ऑर्डर से पहले करता है या ऑर्डर के बाद करता है, फ़ौरन उसको देखें, फ़ौरन चेक करें कि इसमें कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, और मोबाइल से कभी बराए मेहरबानी मोबाइल से फाइलें ना देखा करें, लैपटॉप से देखा करें, ताकि आपको पता हो कि जो फाइल उसने सेंड की है एडिट हो सकती है या नहीं हो सकती। मोबाइल में आपको इस तरह से पता नहीं चलता PDF फाइल वगैरह कभी कि एडिट होती है नहीं होती। लैपटॉप पे ये है क्योंकि आपने लैपटॉप पे काम करना है, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि फ़ाइल की इमेज रेजोल्यूशन कितनी है, कौन से इमेज चेंज होंगे, क्या चीज़ कैसी है। ठीक हो गया। उसके बाद उसके जो भी ब्रांडिंग एसेट्स हैं वो कलेक्ट कर लें, यानी कि लोगोस वगैरह, फ़ॉन्ट्स वगैरह जो भी उसके हैं वो आप उससे ले लो, या अगर उसने सेंड किए हुए हैं तो वो अपने पास किसी फ़ोल्डर में रख लो। मैंने आपको पहले भी तरीका बताया कि जब भी आपने किसी ऑर्डर पे काम करना है तो हर क्लाइंट के नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट करते जाएँ। ठीक है, क्योंकि फाइवर के ऊपर जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनका नाम यूनिक होता है, तो आप उनके यूज़र नेम के ऊपर ही अपने पास फ़ोल्डर क्रिएट करते जाएँ, और उस फ़ोल्डर के अंदर फिर जितना भी उसके प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे 1 2 3, उस तरह से आप लोग उसके ब्रांडिंग एसेट्स वगैरह और प्रोजेक्ट वगैरह आप उस तरह से फ़ोल्डर क्रिएट करके उसमें काम करते रहो। इससे हर चीज़ जो होगी ऑर्गेनाइज़ रहेगी। ठीक हो गया? तो आपने उसके ब्रांडिंग एसेट्स जो हैं, जो लोगो हो गया, फ़ॉन्ट्स वगैरह, कलर्स वगैरह, वो कलेक्ट कर लेने हैं। अच्छा, सर अगर इमेज फॉर्मेट में होगा तो हम उससे सोर्स फाइल डिमांड करेंगे। अच्छा, लेट्स से अगर उसके जो फाइल है वो इमेज फॉर्मेट में है, उसने इंटरनेट से स्क्रीनशॉट्स लेके आपको सेंड कर दिए हैं, तो आप उससे कह सकते हो कि अगर आप मुझे सोर्स फाइल प्रोवाइड कर दें तो अच्छी बात है, मैं सोर्स फाइल यूज़ कर लूँगा। लेकिन अगर मुझे सारा कुछ बिल्कुल ज़ीरो से टाइप करना पड़ेगा तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा हर चीज़ को टाइप करने का। ठीक है, तो उसमें इशू आता है। इसके अलावा एक और मेथड है कि आप OCR यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि वो कैरेक्टर रीडर है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ऑनलाइन OCR। ठीक है, ये आपके पास सिंपल कन्वर्टर है। ये आपके पास, आप इमेज ऐड करोगे, यहाँ पे इमेज ड्रॉप करोगे तो इसमें जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो उस टेक्स्ट को आपको सिंपल टाइप के फॉर्मेट के अंदर या टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपको दे देगा, जो आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है। अच्छा, इसके बाद आपके पास सेकंड ये थर्ड ये स्टेप है कि आपने मास्टर स्लाइड क्रिएट करनी है। मास्टर स्लाइड क्या होती है यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा, आगे चल के जब हम क्रिएट करेंगे तो और चीज़ ईजी हो जाएगी। मास्टर स्लाइड के अंदर ये होता है कि आप अपने ओवरऑल प्रेजेंटेशन का एक समझ लें कि मास्टर सेट करते हो कि इसके फुटर में ये चीज़ें आएंगी, इसके हेडर में ये चीज़ें आएंगी, इसमें कलर जो प्राइमरी कलर होगा वो ये होगा,
इसमें जो फ़ॉन्ट होंगे, हेडिंग के फ़ॉन्ट ये होंगे, फुटर के फ़ॉन्ट ये होंगे। तो आप एक पूरा जो सिस्टम है वो सेट कर लेते हो। हमने क्या किया कि हमने कंटेंट से गो थ्रू किया, ब्रांडिंग एसेट्स को देखा, और नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने एक मास्टर स्लाइड क्रिएट कर ली है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, उसमें आप लोगोज वगैरह से सेट कर लेते हो। तो आप बजाय इसके 50 स्लाइड्स पे जाके हर जगह पे लोगो चेंज करोगे, आप सिंपल मास्टर स्लाइड में जाओगे, एक स्लाइड में जाके चेंज करोगे और बाकी तमाम स्लाइड्स पे फुटर चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए मास्टर स्लाइड क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये कैसे क्रिएट करते हैं हम आगे चल के देखेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप एक जगह चेंज करते रहो, तमाम जगह पे चेंज हो जाता है, इसलिए इसको मास्टर कहा जाता है। मास्टर स्लाइड क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने कंटेंट ऐड करना शुरू करना है इन न्यू डेक। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि न्यू डेक के अंदर। तो आपने हमेशा नई फाइल क्रिएट करनी है पावर पॉइंट की और उसमें काम करना है, बजाय इसके कि आप लोग क्लाइंट की ही फाइल के अंदर काम करना शुरू कर दें। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा से जो क्लाइंट का डिज़ाइन है वो साथ अलग फाइल में रखना है, या जो क्लाइंट का कंटेंट है वो अलग फाइल में आएगा, और जो क्लाइंट के लिए आप डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो उसके लिए हमेशा न्यू फाइल क्रिएट करके आप उसमें काम करोगे। कभी भी आपने क्लाइंट की फाइल में डायरेक्ट डिज़ाइनिंग स्टार्ट नहीं कर देनी। उसमें गलती ये होती है, कभी आप क्लाइंट को स्लाइड डिलीट कर देते हो, कोई चीज़ मिस हो जाती है, या उसकी अपना जो मास्टर स्लाइड उसने क्रिएट की हुई है वो नहीं चेंज हो रही होती, तो इस तरह के इशूज़ आते हैं। हमेशा स्क्रैच से खाली फाइल से स्टार्ट किया करें, एम्प्टी आर्टबोर्ड स्टार्ट करें। वहाँ पे ये है कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में होती है, जैसे चाहें आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैंने शुरू में ये करता था कि मैंने 2 स्क्रीन रखी हुई थी, एक लैपटॉप स्क्रीन थी और साथ में एक एलईडी रखी हुई थी कि जिसके अंदर एक साइड पे क्लाइंट की स्लाइड्स होती थी और एक स्क्रीन में अपनी मेरी स्लाइड जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ वो होती थी। तो दोनों साथ साथ मुझे नज़र आ रही होती थी काम कैसे चल रहा है। तो अगर आप आगे चल के काम करते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं तो एक एलसीडी ले लें और उसके अंदर आप ये है कि सॉरी एलईडी ले लें और उसके अंदर आप अपना काम करते जाएं और साथ लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आपके जो दूसरा काम है, जो क्लाइंट का काम है, वो साथ रख के, तो दोनों जो स्क्रीन हैं वो अटैच हो जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आज जाके आप मम्मी को तंग करना शुरू कर दें, मुझे एलईडी लेके दें। सर ने कहा है अपने पैसों से जब आप खुद अफोर्ड कर सकेंगे। ठीक है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि घर में जो लगी हुई उतार के खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो ये चीज़ें होती हुई देखी, इसलिए पहले से बता रहा हूँ कि अपने पैसे जमा करके और फिर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये है कि आपने जब पूरा डेक क्रिएट कर लिया तो फिर तमाम स्लाइड्स एक दफ़ा गो थ्रू करें कि इनमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। ये अपनी आदत बना लें कि जब भी आप लोगों ने कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है तो क्लाइंट को सेंड करने से पहले एक दफ़ा उसको बंद करें, घूमें फिरें थोड़ा सा, 5 मिनट पानी शानी पी के घूम फिर के दोबारा अपने डेस्क पे वापस आएँ। 5 मिनट बाद आके दोबारा पूरे डिज़ाइन को देखें कि अभी इसके अंदर कोई चीज़ चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। पहले क्या होता है कि जब पहले आप उसको क्रिएट करके जाते हैं तो उसका उस टाइम आपका माइंड थका हुआ होता है और वो न्यू चीज़ों से भाग रहा होता है, ये कहीं मुझे मज़ीद चेंज ना करने पड़ जाए। इसलिए पहले आप लोगों ने काम कंप्लीट करना है, थोड़ा घूम फिर के आएँ, इधर उधर देखें क्या चल रहा है, और फिर वापस आके अपनी सीट के ऊपर बैठ के देखें कि अच्छा अब इसमें कोई और चीज़ ऐड हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एंड में आपने पीडीएफ एक्सपोर्ट कर लेना है। पीडीएफ कैसे एक्सपोर्ट करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा। आपने हमेशा क्लाइंट को 2 फाइल सेंड करनी होती है, एक पावर पॉइंट की फ़ाइल और एक पीडीएफ की फ़ाइल। पीडीएफ फ़ाइल क्यों साथ सेंड करते हैं मैं आगे चल के आपको बताऊँगा आज के लेक्चर में, लेकिन ये पूरा प्रोसेस है। अब इस हर प्रोसेस के अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं, माइनर डिटेल्स हैं जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो मेन चीज़ है कि इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे तो बड़ी बड़ी गलतियों से आप बच जाएंगे। ठीक है, सो इस प्रोसेस में कोई इशू हो तो बता दें, कोई चीज़ समझ ना आए कि इसमें क्या हो रहा है या उसमें कैसे होगा। बाकी इसकी माइनर जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको आगे चल के बताते जाता हूँ। ओके, सो कुछ बेसिक रूल्स हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के। अच्छा, अब हर चीज़ बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट जो चीज़ मैंने बताई भी है और क्लाइंट के साथ ये वो गलती करता है, तो मैं यही समझूंगा कि जब मैं चीज़ बता रहा था तब उसने ये चीज़ नहीं सुनी। तो जब मैं बता रहा था आपने नहीं सुनी, तो जब आप पे ये मसला आएगा तो मैं फिर आपकी नहीं सुनूंगा। ठीक है, जो चीज़ मैं बताता हूँ स्टिल आप वही गलतियाँ करते हैं तो फिर बहुत गुस्सा आता है कि ये चीज़ मैंने इतनी दफ़ा बताई है कि ये नहीं करना नहीं करना, फिर वही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि एक चीज़ है अंदर तो फिर है। तो इसलिए बराए मेहरबानी ये जो मैं रूल्स बता रहा हूँ ये इनको फॉलो कीजिएगा, मत ये गलती कीजिएगा। आप लोग कहते हैं ये सारी बातें बता रहे हैं, खैर ये तुम्हें पता है, वो नहीं पता होती फिर आप वो करते हैं गलतियाँ। तो बराए मेहरबानी जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ ये कि आपने हमेशा क्लाइंट की ब्रांडिंग को फॉलो करना है प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के अंदर। उससे कहें कि अपना लोगो सेंड करे ताकि आप उससे कलर ले सको। अगर वेबसाइट पर कोई फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं, कोई स्पेसिफिक फ़ॉन्ट्स हैं तो वो सेंड करें। सिंपल आप क्लाइंट से कहो कि अपनी ब्रांडिंग सेंड कर दें, वो अपना लोगो सेंड कर देगा, कोई कलर होंगे वो सेंड कर देगा, कोई फ़ॉन्ट्स होंगे वो सेंड कर देगा। आपने वही सब कुछ यूज़ करना है। ठीक है, ओके।
तो हमेशा क्लाइंट की ब्रांडिंग को फॉलो करेंगे, उसके जो लोगोज़ के कलर वगैरह हैं, उसमें फ़ॉन्ट्स वगैरह हैं, वो देखेंगे। मैंने यहाँ थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है कि हम लोगों ने किस तरह से ऑरेंज कलर को ब्लैक कलर को यूज़ किया, उसके लोगों में ये ऑरेंज और ब्लैक कलर था, तो उसको हर जगह पर रिपीट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो भी उसके कलर्स हैं उसको यूज़ करते हुए कंसिस्टेंट लुक एंड फील दें, कि उसका जो इन्वेस्टर है या उसका जो बिज़नेस है वो जब भी वेबसाइट ओपन करें, प्रेजेंटेशन ओपन करें, हर चीज़ आपस में ब्रांडिंग के लिहाज से अलाइंड हो और एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद कंटेंट मैटर्स, जैसा कंटेंट होगा वैसा डिज़ाइन क्रिएट होगा, ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लें और क्लाइंट को भी यही बात समझाएं कि अगर वो इंटरनेट के ऊपर एक डिज़ाइन देख के आता है, ये डिज़ाइन बड़ा अच्छा बना है, मुझे भी ऐसा डिज़ाइन चाहिए, तो आप क्लाइंट से कहेंगे मुझे कंटेंट भी फिर ऐसे ही दें। आपका जो टेक्स्ट है वो पैराग्राफ से बड़े बड़े, वो भरा हुआ टेक्स्ट है और आप डिज़ाइन जो चाह रहे हैं वो बहुत मिनिमल है, तो इसके लिए हमें फिर कंटेंट भी उसी तरह का चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जांपल दी हुई है कि स्लाइड्स के ऊपर टेक्स्ट बहुत कम है, तो उस लिहाज से जो डिज़ाइन है वो भी अच्छा बनेगा। लेकिन अगर क्लाइंट के पास टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसका फिर कंटेंट जो होगा या जो फाइनल जो डिज़ाइन क्रिएट होगा, जो लेआउट क्रिएट होगी, वो भी भरी भरी क्रिएट होगी, उसमें भी फिर हर चीज़ जो होगी वो एक दूसरे का तंग होगी, ठीक है। तो उसके लिहाज से इसको कोशिश ये करेंगे कि हम लोग क्लाइंट को समझाएं कि जैसा आपका टेक्स्ट होगा, जैसा आपका कंटेंट होगा, वैसा ही फाइनल डिज़ाइन भी क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। यस, नेवर यूज़ बिल्ड इन टेम्पलेट्स। आपके पावर पॉइंट के अंदर बिल्ड इन टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स पड़े होते हैं उसके अंदर, आपने कभी भी वो यूज़ नहीं करने, कभी भी नहीं। टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं लेकिन बिल्ड इन टेम्पलेट नहीं यूज़ करने। इंटरनेट से टेम्पलेट ले सकते हैं आप लोग, इंटरनेट के बेतहाशा टेम्पलेट्स पड़े हैं, मैं आपको वेबसाइट भी बता दूंगा, वहाँ से आप टेम्पलेट ले सकते हो। लेकिन आपने कभी भी जो पावर पॉइंट के अंदर टेम्पलेट मौजूद हैं उनको यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो जब क्लाइंट देखता है तो क्लाइंट कहता है ये चीज़ तो मैं खुद भी कर सकता था। क्योंकि आप जब भी क्लाइंट की ऐसी चीज़ यूज़ करोगे जो बनी बनाई पड़ी हुई है, पहले की पड़ी हुई है, वो जो आप यूज़ करोगे, क्लाइंट क्योंकि डेली बेस के ऊपर उस तरह की चीज़ें देख रहा होता है, तो उसके माइंड में एक ही बात आती है कि तो मैं खुद भी कर सकता था। तो इसलिए कोई बिल्डिंग टेम्पलेट्स आपने यूज़ नहीं करने, ठीक है जी। उसके बाद हमेशा न्यू फाइल क्रिएट करनी है। मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट पॉइंट क्या, हमेशा न्यू फाइल क्रिएट करोगे उसमें काम करोगे, ठीक है। क्लाइंट की फाइल के अंदर डिज़ाइनिंग स्टार्ट नहीं कर देनी। इसके बाद यस, आप क्लाइंट से पूछ सकते हो कि अगर उसको कोई डिज़ाइन पसंद है आपके पोर्टफोलियो में, इंटरनेट के ऊपर कहीं भी उसको कोई डिज़ाइन पसंद है, तो आपको दिखा दे या सेंड कर दे। इसके लिए अब हमेशा ये मैसेज आपने क्लाइंट को ऑर्डर स्टार्ट होने के बाद करना है। ऑर्डर स्टार्ट होने से पहले आपने कभी क्लाइंट से नहीं कहना कि मुझे कोई डिज़ाइन सेंड करें जो आपको पसंद है, क्योंकि इसके बगैर ऑर्डर स्टार्ट हो सकता है। तो आपने क्लाइंट को ये हमेशा जो बात कहनी है कि अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद है तो आप मुझे सेंड कर दें, ताकि मुझे पता हो कि आपके माइंड में क्या चीज़ है। तो वो चीज़ आपने हमेशा ऑर्डर स्टार्ट होने के बाद उसको कहनी है कि मेरे पोर्टफोलियो में से, इंटरनेट से आपको कोई प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है तो आप मुझे बता दें। उसके बाद आपने हमेशा पीडीएफ जो है वो क्लाइंट को साथ सेंड करनी है अलॉन्ग विद सोर्स फाइल, यानी कि पावर पॉइंट के साथ हमेशा पीडीएफ सेंड करेंगे। कोई बंदा गेस कर सकता है कि हम पीडीएफ क्यों साथ सेंड करें उसको? क्या वजह हो सकती है इस बात की कि हम क्लाइंट को जब फाइनल फाइल सेंड करें, डिलीवर करें, तो उसमें पावर पॉइंट के साथ उसको पीडीएफ भी सेंड करें? क्या वजह हो सकती है इसकी? पावर पॉइंट के अंदर हमेशा एक सबसे बड़ा जो इशू आता है वो फॉन्ट्स का आता है, कि आप जो फॉन्ट यूज़ कर रहे होते हैं, क्लाइंट कहीं जाके वो फाइल ओपन करता है तो वहाँ पे उस सिस्टम के ऊपर फॉन्ट्स नहीं होते। तो उस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए क्लाइंट के पास जो चीज़ें हैं या डिज़ाइन जो नज़र आ रहे हैं वो हमारे डिज़ाइन की तरह हो, तो हम उसके साथ पीडीएफ सेंड करते हैं, क्योंकि पीडीएफ के अंदर फॉन्ट चेंज नहीं होते, ठीक है। पीडीएफ जो है वो उसी तरह जाता है जिस तरह आपने डिज़ाइन किया उसको। तो वो चीज़ मेक श्योर करने के लिए कि फॉन्ट्स का मसला ना पेश आए, तो हम क्लाइंट को मैसेज कर देते हैं कि पीडीएफ और पावर पॉइंट दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, ताकि क्लाइंट को पता हो कि अच्छा मसला मेरे साथ है, डिज़ाइन में कोई इशू नहीं है, ठीक है, मेरे सिस्टम के साथ मसला है कोई ना कोई। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही क्लाइंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो हमेशा 2 से 3 स्लाइड्स क्रिएट करें उसी दिन। अगर कुछ 3-4 दिन का प्रोजेक्ट है तो उसी दिन आप 2 से 3 स्लाइड्स क्रिएट करें और क्लाइंट को फ़ौरन सेंड करें, ताकि उसको पता हो कि आपने काम स्टार्ट कर दिया, उसको पता हो कि आपने लेआउट क्या क्रिएट किया, और अगर उसको उस लेआउट में कोई इशू है तो आपको उसी वक्त बता दे कि ये जो कलर कम्बिनेशन आप यूज़ करें ये अच्छा नहीं है, या आप ये जो हेडिंग यूज़ करें ये हेडिंग यहाँ पे आएगी, ताकि आप जो आगे 50 स्लाइडें क्रिएट करोगे उनमें आप ये सेम गलती ना करो। अगर आप एंड में जाके 50 स्लाइड सेंड करते हो, वो बेचारा सर पकड़ के बैठ जाएगा, क्या इसमें चेंजेस कहाँ बताऊँ इसको। तो इसलिए इस सिनेरियो में आपने हमेशा उसको पहले ही फ़ौरन से जो भी आपने 3 स्लाइड 4 स्लाइड्स क्रिएट किए हैं वो उसको सेंड कर दो। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले 3-4 स्लाइडें क्रिएट करनी है, कोई सी भी आसान वाली
और उसका हमेशा आप PDF उसको सेंड करोगे, उसमें पावर पॉइंट नहीं सेंड करते। जो आप उसको ड्राफ्ट सेंड कर रहे हो, जो सिंपली जस्ट डिज़ाइन दिखाने के लिए सेंड कर रहे हो, तो उसमें PDF जस्ट सेंड करें, पावर पॉइंट ना सेंड करें। जो फाइनल डिलीवरी करोगे उसमें यह है कि आप लोगों ने उसको पावर पॉइंट और PDF दोनों सेंड करने होंगे। ठीक हो गया। तो इसलिए हमेशा जैसे ही आप काम स्टार्ट करो या ऑर्डर स्टार्ट होता है, फ़ौरन उसको 2-3 स्लाइडें बना के सेंड करो। उसमें कवर स्लाइड ज़रूरी है कि मेन कवर स्लाइड कैसे होगी, और बाकी जो 2-3 स्लाइडें आप कोई भी चूज़ करो आसान वाली, और वो उसको सेंड कर दें। कोशिश किया करें। हर बंदे की अपनी अप्रोच होती है। मेरी अप्रोच है कि मैं आसान काम पहले करता हूँ और मुश्किल काम बाद में करता हूँ। उससे ये होता है कि आपका एक टेम्पो क्रिएट हो जाता है, और आप छोटे-छोटे जब अचीवमेंट्स करते हो, तो फिर आपके लिए एक मोटिवेशन क्रिएट होती है। लोग दूसरा मेथड भी यूज़ करते हैं कि जी हाथी गुजर जाएगा तो दुम का क्या मसला, दुम भी गुजर जाएगी। तो मेरा ये तरीका नहीं है। वो कहते हैं जी मुश्किल काम पहले कर लोगे तो आसान काम खुद ही हो जाएंगे। उससे ये होता है कि आपका जो मोटिवेशन लेवल होता है, वो पहाड़ देख के आप थक जाते हो कि यार ये पहाड़ कैसे सर होगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो आप उसी में फंसे रह जाते हो, और जो छोटे काम होते हैं तो वो भी नहीं होते, तो आपकी प्रोडक्टिविटी एक तरह से ज़ीरो होती है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आसान काम करूँ पहले, और फिर मुश्किल काम की तरफ जाऊँ, ताकि एक टेम्पो क्रिएट हो और फिर उसी तरह से बंदा जो है वो बाकी काम भी कर ले। ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पे इस समय सा सैंपल भी देता जा रहा हूँ। आप चाहें तो इमेज फॉर्मेट के अंदर भी उसको अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड सेंड कर सकते हैं। जो 2-3 आप उसको फॉर्मेट या जो ड्राफ्ट सेंड करोगे, वो इस तरह से भी सेंड कर सकते हैं उसको। ठीक है। इसके अलावा सेफ फ़ॉन्ट यूज़ करें। अगर क्लाइंट के कोई अपने फ़ॉन्ट नहीं है, तो आप लोग वो फ़ॉन्ट यूज़ करोगे जो मैंने आप लोगों को टाइपोग्राफी की क्लास में बताए थे, सेफ फ़ॉन्ट। ठीक है। आप लोगों में से सब बच्चों ने वो क्लास ली भी है। आप लोगों के अटेंडेंस मार के, तो आई होप कि आप लोगों को फ़ॉन्ट्स पता होंगे कि सेफ फ़ॉन्ट कौन से थे। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने सेफ फ़ॉन्ट होते हैं वो यूज़ करने हैं, ताकि फ़ॉन्ट्स का इशू ना आए। ठीक है। इसके अलावा आप लोग एक अच्छी चीज़ है कि आप पावर पॉइंट की फ़ाइल के अंदर फ़ॉन्ट्स एम्बेड भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट एम्बेड का मतलब ये है कि फ़ॉन्ट्स जो हैं वो उस फ़ाइल का हिस्सा बन जाएंगे। अब जब वो फ़ाइल ओपन होगी तो फ़ॉन्ट्स के साथ जाएंगे। अपने पास ये चीज़ लिख लें कि आपको मैंने ये चीज़ बतानी है कि फ़ॉन्ट्स कैसे एम्बेड करते हैं। अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आप लोगों को मुझे ज़रूर याद करवाना है कि फ़ॉन्ट्स कैसे एम्बेड किए जाते हैं। ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा रीडेबिलिटी पे काम करें कि आप जो अपना डिज़ाइन क्रिएट करें उसको पढ़ना आसान हो, उसको समझना आसान हो, उसको रीड करना आसान हो प्रेजेंटेशन को। ऐसा ना हो कि आपने इधर उधर टेक्स्ट फेंका हुआ है जिसकी वजह से पढ़ा नहीं जा रहा कि एक्चुअल में बात क्या है। ठीक है। यहाँ 7 एग्जांपल्स दी हुई हैं कि आप किस तरह से बेहतर लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं अगर आप लेआउट्स देखें। अब ये बताने वाली बात ये कि देखें, अगर एक बंदे ने इंस्पायरेशन नहीं ली हुई, इंटरनेट के ऊपर कोई लेआउट नहीं देखा हुआ, तो वो इस तरह की प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करता है। जी बैकग्राउंड पे आपने कोई टेक्सचर लगा दिया और फ्रंट पे आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया, जी इतनी डिज़ाइनिंग मुझे आती है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई लेआउट देखा हुआ कि इतना इमेज आता है, साथ में कोई लाइन आती है, टॉप पे भी बस फॉन्ट में हेडिंग्स आती हैं और यहाँ पे टेक्स्ट आता है, तो ये लेआउट जब आप इंटरनेट पे देखोगे, इंस्पायरेशन लोगे, तो फिर आप इस तरह की चीज़ अपनी डिज़ाइन में क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे कुछ देखोगे नहीं और फिर कहोगे जो मुझे आइडियाज़ नहीं आते, मेरे पे कोई आइडियाज़ कोई इल्हाम नहीं होता इस तरह का, तो वो नहीं होगा जब तक आप मोटिवेशन नहीं लोगे, इंस्पायरेशन नहीं लोगे इंटरनेट से। ठीक है। तो ये वो चीज़ है जो आप अपने माइंड से बना रहे हो, और ये वो चीज़ है जो आप इंस्पायरेशन लेके बना रहे हो। ठीक है। तो दोनों में कितना फ़र्क है। उसके बाद हमेशा अपने हाई क्वालिटी इमेजेस यूज़ करने हैं, क्योंकि आपके जो प्रेजेंटेशन होती हैं वो नॉर्मली बड़े प्रोजेक्टर के ऊपर या बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जा रही होती हैं। तो अगर आप लोग लो क्वालिटी इमेज यूज़ करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ब्लर लगेगा। तो हमेशा कोशिश करें कि हाई क्वालिटी इमेज यूज़ करें, और आपको पता है कि हाई क्वालिटी इमेजेस कहाँ से मिलते हैं। इन केस अगर क्लाइंट आपको इमेज देता है वो लो क्वालिटी में होता है, तो फिर उसको यूज़ कर लें, उसमें कोई मसला नहीं है। क्लाइंट से कोई तंग करने की ज़रूरत नहीं है उसको कि जी मुझे सर ने कहा था हाई क्वालिटी में यूज़ करना, तो मैं नहीं यूज़ कर रहा। हमेशा हाई क्वालिटी इमेज और क्वालिटी इमेज यूज़ करें। क्वालिटी इमेज का मतलब ये होता है, एक तो हाई क्वालिटी समझ आ गई कि हाई रेजोल्यूशन इमेज होगा। क्वालिटी इमेज का मतलब ये है कि फजूल इमेजेस ना हो, प्रॉपर बिजनेस इमेजेस हों, डिसेंट इमेजेस हों। ठीक है। अच्छा। ठीक है। यहाँ मैंने बात साथ साथ अपनी अपने ही पोर्टफोलियो की एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दी हुई हैं। उसके अलावा रॉयल्टी फ्री इमेजेस यूज़ करें। इंटरनेट से कोई गूगल वगैरह से इमेज ना लें। ठीक है। उसमें इशू आ जाता है कॉपीराइट वगैरह का, तो इसलिए पिक्सल वगैरह से या अनस्प्लैश वगैरह से आप लोग इमेजेस लें। ठीक है। उसके अलावा बुलेट पॉइंट्स ना यूज़ करें। बुलेट पॉइंट्स अच्छे नहीं लगते प्रेजेंटेशंस के अंदर। आप लोग आइकन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट इसके लेआउट्स हैं, वो आगे चल के मैं दिखाऊंगा। ये आपको बता दूंगा कि कहाँ से बने बनाए वो फॉर्मेट मिलेंगे, ताकि आप लोग उसके अंदर टेक्स्ट ऐड करो बजाय इसके कि बुलेट पॉइंट्स में चीज़ें लिखो। ठीक है। यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि आप किस तरह से अपने डिज़ाइन को बेहतर कर सकते हैं बाय यूजिंग बेटर लेआउट्स। ठीक है। एक और चीज़ अपने पास लिख लें
कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अगर इलस्ट्रेटर के अंदर कोई इलस्ट्रेशन क्रिएट की हुई है या कोई आइकन है, तो वो पावर पॉइंट के अंदर आप कैसे लेके आओगे एडिटेबल फॉर्म के अंदर, वेक्टर फॉर्म के अंदर। ठीक है, पीएनजी में या जेपेग में लाना तो आसान है कि आप उसको एक्सपोर्ट करके तो ले आओगे, एडिटेबल फॉर्म के अंदर कैसे लेके आएंगे। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और शायद ये आपको कहीं पता भी ना चलेंगे कैसे होंगे, तो इसलिए कोशिश करें कि चीज़ लिख लें ताकि मैं आपको बता दूँ। लेकिन आप लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने पूरी स्लाइड जो है वो इलस्ट्रेटर में बना के तो आप लोगों ने पावर पॉइंट के अंदर ले आए हैं, तो उसमें मसला ये होता है कि वो एडिटेबल उस तरह की नहीं रहती, क्योंकि अगर वो पूरी स्लाइड आप करोगे तो वो चीज़ फिर उस तरह नहीं आएगी। एक एक पार्ट करके लेके आते हैं तो वो अलग है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे पावर पॉइंट ही सीख लें ताकि आप लोग उसी में चीज़ बना लें, और पावर पॉइंट बड़ा आसान है एज़ कम्पेयर टू इलस्ट्रेटर। उसके बाद इंफोग्राफिक्स यूज़ करें जहाँ पे पॉसिबल हो, क्योंकि प्रेजेंटेशन के अंदर इंफोग्राफिक्स ही यूज़ होती हैं। ठीक है, क्योंकि आपके जो टेक्स्ट वगैरह होता है वो हर बंदा नहीं पढ़ता, वो जब इंफोग्राफिक देखता है या आइकन्स देखता है तो फ़ौरन बात समझ आ जाती है कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने एग्जांपल दी हुई है, तो ये देखें। अब बात ये है कि जितने आप डिज़ाइंस देखोगे, जितना आप लेआउट को समझोगे, उतना ही आप बेहतर कर सकते हो। आपने पोस्टर बनाया, कुछ बच्चों ने उसको इस तरह के डिज़ाइन क्रिएट करे थे क्योंकि वो इंस्पायरेशन नहीं ले रहे। कुछ बच्चों ने इंटरनेट पर डिज़ाइन देखे हैं, इंस्पायरेशन लिए, तो वो बेहतर पोस्टर्स क्रिएट किए उन्होंने। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने हमेशा जो भी क्लाइंट ने फ़ाइल दी है उसके अंदर कोई इमेज वगैरह है, कोई डायग्राम है, तो आप क्लाइंट से पूछ सकते हो कि आपने इमेज दोबारा रिक्रिएट करवाना है या नहीं करवाना। हमेशा आप उसका चार्ज करोगे उसको। वो हो सकता है कि आप एक जो स्लाइड है उसको 3 स्लाइड के बराबर काउंट करो, क्योंकि इसके अंदर इमेज है, उसको दोबारा क्रिएट करना उसमें टाइम लगेगा। तो उस लिहाज से हमेशा क्लाइंट से पूछो कि हो सकता है कि उस बंदे के माइंड में हो कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इमेज अच्छे फॉर्मेट में नहीं है, बंदा दोबारा इसको रिक्रिएट करेगा। आपके माइंड में ये हो कि नहीं जी, तो डायग्राम है तो ऐसी ही जाएगी, तो इसलिए हमेशा उससे पूछ लें। ठीक है, कि ये जो भी सिंपल आपने हमेशा उससे क्वेश्चन कर लेना कि ये जो इमेज है इसको दोबारा रिक्रिएट करना या नहीं करना। ठीक है जी। इसके बाद अगर कंटेंट ज़्यादा है स्लाइड्स के ऊपर तो उसको डिवाइड कर लें, स्प्लिट कर लें, 2 स्लाइड्स में कर लें। इसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है कि आपको मैंने एक बात बताई हुई है कि जब भी कंटेंट ज़्यादा हो कॉलम्स क्रिएट कर लें। तो 3 तरीके हैं हैवी टेक्स्ट को हैंडल करने के। पहला तरीका ये है कि आप कॉलम्स क्रिएट कर लेते हो। ठीक है, कॉलम्स में जो है वो टेक्स्ट फिट आ जाता है। मैं आपको सिखाऊंगा भी कॉलम्स में कैसे स्लाइड फिट होती है या टेक्स्ट फिट आता है। सेकेंडली, आप उसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, आपने मल्टीपल स्लाइड्स के अंदर उसी कंटेंट को, उसी टेक्स्ट को डिवाइड कर लिया। अभी जो पहले 2 चीज़ हमने पढ़ी हैं, इसमें जितना क्लाइंट ने टेक्स्ट दिया था वो सारा टेक्स्ट अपनी आगे प्रेजेंटेशन के अंदर मौजूद है। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आप सिर्फ मेन पॉइंट्स में से निकाल लेते हो, बाकी टेक्स्ट डिलीट कर देते हो। ये टेक्स्ट डिलीट करने वाला ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। ये सिर्फ आप तब कर सकते हो जब क्लाइंट ने आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी हो। क्लाइंट आपसे कहे कि भाई जितना टेक्स्ट आपने डालना है आप डाल लो, बाकी छोड़ देना, वो मैं सिर्फ बोल के बता दूंगा। तो वो जो चीज़ है वो क्लाइंट की मशावरत के साथ होती है। बाकी जो पहले 2 पॉइंट्स हैं उसमें यह है कि आप खुद से कर सकती हैं। और डिवाइड वाली भी चीज़ आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि जो डिवाइड मैं कर सकता हूँ स्लाइड्स को या नहीं कर सकता, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि उसके जो 2-3 पॉइंट्स होते हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं, तो वो एक ही स्लाइड पर दिखाना ज़रूरी है। ठीक हो गया। यहाँ मैंने मज़ीद एग्जाम्पल दी हुई है कि आपके पास टेक्स्ट हैवी स्लाइड्स जो होती हैं वो किस तरह से एडजस्ट की जा रही होती हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास आपका जो डिज़ाइन है या ग्राफिक्स हैं उनको हमेशा स्पेस चाहिए ताकि वो बेहतर नज़र आएँ या स्टैंड आउट करें। ठीक है, अगर आपका टेक्स्ट भरा हुआ होगा तो उसके अंदर ग्राफिक्स की जगह ही नहीं होगी तो फिर डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। और यही आप हमेशा क्लाइंट को भी बात कह रहे होते हैं कि मुझे इजाज़त दें ताकि मैं आपके जो डिज़ाइन की या जो आपकी टेक्स्ट है इसको डिवाइड कर सकूँ। ठीक है, ताकि एक किसी कोई सेंस बन रही हो। उसके बाद पावर पॉइंट की बड़ी अच्छी बात है कि रिपीटिव क्लाइंट्स आते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जितना आप अच्छा काम करोगे आपको आगे फ्यूचर में वो जो क्लाइंट्स हैं वो रेगुलर क्लाइंट बन जाते हैं और आपको फिर डेली बेस के ऊपर काम दे रहे होते हैं। तो हमेशा जिस भी क्लाइंट का आप काम करो, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए नहीं है, हर क्लाइंट के लिए कि आप उसका काम इतना अच्छा करो कि वो बार बार आपके पास आए। ठीक हो गया। सो यहाँ तक क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो पूछ लें। ये सिर्फ एक थ्योरी थी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की। कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम टूल पे काम करेंगे और देखेंगे टूल कैसे चलता है और उसमें क्या कुछ है। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे आप सबके पास 2013 एटलीस्ट जो है वो पावर पॉइंट मौजूद हो। यहाँ तक हर चीज़ क्लियर तो क्लियर लिख दें, फिर आपको वेबसाइट बताता हूँ जिन वेबसाइट से आप कंटेंट लोगे। ठीक है, तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं graphicriver.net के नाम से, ठीक है, स्लाइड्स कार्निवल.com के नाम से, स्लाइड्स गो के नाम से और PSD कीज के नाम से।
ये जो पहली वेबसाइट है graphicriver.net, इस पे आपको पेड मिलेंगी, ठीक है। इसमें ये है कि आप यहाँ से लेआउट्स देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप डाउनलोड करो टेम्पलेट। बाकी जो तीनों हैं ये सारी फ्री आपके पास वेबसाइट्स हैं कि जहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं या टेम्पलेट ले सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आज की चीज़ समझ आई होंगी। बाकी इंशाल्लाह कल पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।